जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी का जैसा कि रिक्वेस्ट रहा कि हम जो प्रैक्टिस सेट पहला पार्ट जो कि डाले हुए थे, आप सभी के रिक्वेस्ट से जो कि उस पार्ट को मैं जो कि कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी लगातार सीरीज आपके सामने ये चलते रहेगा, ठीक है। और ये जो कि अभी स्पेशली मैं बिहार के जो सिविल कोर्ट एग्जाम में जो प्यून हो या फिर जो क्लर्क हो या फिर स्टेनोग्राफर हो या फिर प्रूफ रीडर हो या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है कि ये आपका जो कि हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे आप लगभग जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह का मैंने जो कि सीरीज स्टार्ट किया है और ये जो है कि हमारा दूसरा सीरीज है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन को लिया है और मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किस अप्रोच से आप जो है कि इस सवाल को करेंगे, जिससे आप जो है कि जल्दी से जल्दी इस सवालों को बना सकें, ठीक है। चलिए हम लोग जो कि सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यदि सॉल्व नहीं होता है उसके बाद फिर जो है कि आप वीडियो को देखिए, फिर आप अपने आप को चेक कीजिए कि मैंने कहाँ पर गलती किया था जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यदि आप उस तरीके से चलेंगे तो आपका जो है कि मतलब पकड़ बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसको यदि एक बार में सॉल्व नहीं हुआ तो दोबारा बनाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपके अंदर में एक बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कि इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जो कि सॉल्व करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन लिया है मैंने। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। मतलब प्यारे दोस्तों, हमें ये भिन्न का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का, और हमें बोला गया इसमें कि आरोही क्रम में कौन सा सही क्रम है, हमें बताना है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम याद रखिए, बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, याद रख लीजिए। अवरोही, अवरोही क्रम इसका मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मतलब हमको आरोही क्रम बोला गया, इसका मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमें छोटा भिन्न लेना है, उसके बाद उससे जो बड़ा भिन्न लेना है, उसके बाद जो उससे भी बड़ा भिन्न लेना है। इस तरीके से हमें चलना है। चलिए देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब आप मेरा जो कि कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बहुत सारा तरीका बताऊंगा और आपको सारा तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। अब बोलेंगे सर क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें जो है कि हम क्वेश्चन के हिसाब से जो है कि टेक्निक लगाते हैं, किस मतलब कौन से हमारे टेक्निक से वो सवाल को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको टेक्निक आना चाहिए। यदि आपको हर तरह का नियम आएगा तो आप मतलब किसी भी नियम से लगा करके उसको जो है कि आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सिंपल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ऑप्शन सी लेके चल लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है 1/5, 1/5, उसके बाद लिखा हुआ है 2/5। देखिए जब संख्या हमारा छोटा मिल जाए तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको भाग लगा के चेक कर देना है। मतलब क्या करना है, भाग लगा देना है। 2 अंक तक भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, एक अंक तक भी भाग लगाएंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। तो क्या कर दिए, अपने मर्जी का एक जीरो लगा दिए सब में। अब हम जीरो लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। जब 3 से भागा लगाएंगे 3.33 करके चलते रह जाएगा। यदि हम जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे भी यदि हम लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, मतलब 5 दूनी 10, 2 बन जाएगा। और इसको यदि भाग लगाएंगे 5 चौके 20, तो आप देख सकते हैं आपको यहीं पे डायरेक्ट ही पता चल गया कि कौन सा संख्या जो कि बड़ा होगा, ठीक है। जो जिसका ज़्यादा है वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे कम है वो सबसे छोटा। तो इनमें सबसे कम नंबर कौन सा है, 2। तो इसका मतलब 1/5 क्या है, सबसे छोटा है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 1/5। अब इससे बड़ा क्या है, 3.3, मतलब ये वाला वैल्यू यानी कि 1/3। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/5। तो इस तरीके से आप जो कि सॉल्व करके जो है कि अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कौन से सीरीज में ये ऑप्शन है, 1/5, उसके बाद 1/3 और उसके बाद 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये छुप गया तो मैं थोड़ा सा इसे आपको सही करके देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके बताइए, ठीक है। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से
किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए शांत और अशांत वाला, तो आपको चेक करना ये है, ध्यान दीजिए, ये ट्रिक को समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यही इसका बेस्ट ट्रिक है। मेरी ट्रिक को समझ लीजिएगा तो आप जो है कि विद इन सेकेंड आप देख कर ही जो कि इसका आप जो है कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा ये सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना क्या है, अब सिर्फ देखना है अंश मतलब भिन्न के क्या करना है, हर को देखना है। भिन्न के किसको देखना है, हर को, मतलब नीचे वाली संख्या को। और वो देखना है कि वो केवल केवल उसमें 2 और 5 का गुणनफल हो, गुणनफल हो तो वह संख्या शांत, वह संख्या शांत दशमलव अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। क्या समझ में आया आपको इसमें? मतलब क्या है, यदि आपको इसके भिन्न के हर में, ठीक है, याद रखिए हर में मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए एक कोई भिन्न है, ये इस तरह का है, नीचे 6 है, तो इसका हर क्या होना चाहिए, इसको नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, तो हर को हमेशा देखना है, यदि इसमें केवल 2 और 5 का गुणनफल होगा, केवल 2 और 5, ठीक है, तो वही क्या होगा, वही शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा यदि किसी और यदि कोई संख्या आ जाता है इसमें, तो वो किसकी गिनती में आ जाएगा, अशांत की गिनती में आ जाएगा। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसको कटा कर देख लेना है, ऐसा ना हो बीच में कटने वाला हो। तो काट कूट करके यदि हर में 2 का गुणनफल या फिर 5 का गुणनफल हो तो वो क्या होता है, शांत अनावर्ती। यदि इनको छोड़कर कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसी बेस पे मैं जो कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमें जो कि इनमें से किसका निकालना है वैल्यू। हमें बोला कि इनमें से कौन सा शांत दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार निकालने के लिए चलिए हम चेक करते हैं। तो कौन सा होगा, इनमें से कोई एक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, देखिए 57 बटा कितना 100, 57/120 दे रखा है ना, 120 दिया हुआ है। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, 19 से काटेंगे, 19 तिया 57 मतलब 3 से काटेंगे, तो 19 तिया 57 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। अब 19 बटा कितना आ गया 40। अब देखिए 19 बटा 40 हो गया, ये किसका किसका गुणनफल है, तो 19 बटे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 5 अठे 40, मतलब 5 अठे 40। अब देखिए यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बोलिए सर कैसे आ जाएगा, देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5 का है, या इसमें कोई और भी संख्या है, इसमें देखिए 2 आया, 3 आया, 7 आया, 11 आया, कुछ भी आया नहीं, तो बोले सर 2 का गुणनफल है और क्या है 5 का गुणनफल है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शांत अनावर्ती हो जाएगा। यदि हम और किसी को चेक करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, यदि हम 47 बटा क्या करेंगे, 47 बटा क्या लिखा हुआ है 150, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं ना 47 बटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे 50 तिया 150, तो इसको हम लोग लिखेंगे 50 तिया 150, 50 तिया 150, तो इसमें देखिए 3 आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया 3 आ गया, तो मतलब क्या हो गया 2 या 5 को छोड़ करके दूसरा कोई भी संख्या एंट्री मार दे इसमें, तो समझ जाइए क्या है अशांत होगा। तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे, अशांत कर देंगे, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नीचे वाला भी क्या होगा, इसमें 11 आ गया, 11 आ गया सी नंबर में, तो ये भी क्या होगा अशांत होगा। और यदि आगे बढ़ेंगे तो नीचे कितना होगा 14, यदि 14 का गुणनफल करेंगे, 14 का गुणनफल 140 का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 7 दूनी 14, 7 गुने 20 आ जाएगा, इसका मतलब 7 का गुणनफल आ गया। इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, यदि 2 और 5 का यदि कोई गुणनफल है तो वो ही सिर्फ शांत होगा, बाकी सभी क्या होगा अशांत होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए क्या बोला गया अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63, 77 और 98 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। देखिए हमें पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जब सबसे बड़ी संख्या पूछा गया और कहा गया जिसे हम लोग किस में भाग देना, हमको 63 में भाग दें, या किस में भाग दें 77 में भाग दें, या किस में भाग दें हम लोग 98 में भाग दें। मतलब क्या है, हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यदि हम 63 में भाग दें, या फिर 77 में भाग दें, या फिर 98 में भाग दें, तो हमको जो है कि ये क्रमशः शेष कितना बचना चाहिए, विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। मतलब
3, 5 और 2 शेष बचते हैं। यदि हम इसमें भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, यदि इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, यदि इसमें भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो हम ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, क्या होता है एचसीएफ, मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है हमें इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि अभी यदि हम 63 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। हम ऐसा करते हैं कि इनमें से 3 घटा देंगे तो फिर कोई शेष ही नहीं बचेगा, मतलब कट जाएगा। उसी प्रकार से सभी में घटा दीजिए, इससे क्या होगा ना, तो हमारा जो कि आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 60, और यहाँ पे कितना बचेगा 72, और यहाँ पे कितना बचेगा 96। अब हमें इनमें से ऐसी इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये संख्या हमें पता चल जाएगा ऐसी संख्या जिनसे भाग देने पर 3, 5 और 2 शेष बचेगा। अब ठीक है, इनका एचसीएफ निकालिए। तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, तो 60 से हमें किस में लगाना पड़ेगा, 72 में भाग लगाना पड़ेगा। ऐसे भी हम जो कि यहाँ से मतलब डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं दिमाग लगा करके, कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे 60 भी कट जाए, 72 भी कट जाए और 96 भी कट जाए। ठीक है, अब देखिए यदि हम 12 से निकालते हैं, 12 पंजे 60, बरछक 72, 12 अठे 96, मतलब 12 से कट गया। तो इस तरीके से हम तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक बार हम सॉल्व करते हैं। तो 72 में कितना से भाग लगा देंगे, 60 से। तो 60 से यदि हम भाग लगाएंगे, और भी कोई संख्या है, और भी कोई संख्या तो देख लेते हैं। 60 सही है, यहाँ पे 72 सही है, और यहाँ पे 96 सही है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, और तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं ले रहा। 63, 77 और 98। चलिए तो निकालते हैं, कितने बार, एक बार में जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 और कितना 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो 60 करेंगे, 12 पंचे 60, ये 5 बार में कट गया। ठीक है, ये कट गया। अब हम क्या करना पड़ेगा, 12 से इसमें भाग लगाना पड़ेगा 96 में। तो 12 से काटेंगे, 12 अठे 96, तो 96 कट गया। मतलब हमारा मौसो क्या निकल के आ गया, 12। ठीक है, 12 निकल के आ गया। लेकिन ऐसा तो इसमें मिल भी नहीं रहा है ऑप्शन में, कहीं भी ऑप्शन में तो कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका देखिए मौसम हमारा क्या होगा, 12 ही आएगा। ठीक है, याद रख लीजिए आप, इसको आप जो कि सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो कि गलत है ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसका मौसम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और वही बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जिससे हम जो है कि 60 में भी भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और मतलब 63 में भाग लगाएंगे शेषफल 3 बचेगा, इसमें भाग लगाएंगे शेषफल 5 बचेगा, इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा। आप लगा के चेक कर सकते हैं। यदि आप चेक करना चाहेंगे मेरा आंसर सही निकला या नहीं निकला, क्या करना पड़ेगा, इस जो कि 12 से भाग लगे। देखिए 12 से भाग देंगे, 12 पंचे कितना 60, बचेगा कितना 3। अब यहाँ भाग दे, बरछके 72, 72 घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा 5, यहाँ भी 5 शेष बच गया। 12 अठे 96, बचा कितना 2। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मेरा आंसर सही है नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा 12। ठीक है, मौसम क्या हो गया 12, तो इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका आप जो कि सही कर लीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। हम भी सोच रहे हैं कि ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 110 रुपये की एक राशि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का सिक्का वाला क्वेश्चन आए तो देखिए करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का है। टोटल मेरे पास में कितने रुपए हैं देख लीजिए, 110 रुपये। टोटल मेरे पास में 110 रुपये हैं। टोटल कितना रुपए है, 110 रुपये। जब 110 रुपये है, इसको हम लोग जो कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सा रुपया है मेरे पास में, 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, रुपया यहाँ पे लिख देते हैं, रुपया यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे जो अब सिक्के कितने कितने हैं तो वो भी आपका रेशियो दिया गया। ये दिया गया 1:2 अनुपात कितना दे दिया गया, 3 है ना, 1:2:3 के अनुपात में दिया है। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा यहाँ पे दिया क्या है वैल्यू, यहाँ पे क्या दिया, रुपया दिया है, कुल धन। धन कितना दिया है, 110 रुपया। तो देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी धन में ही कन्वर्ट करेंगे। जो वैल्यू दिया रहे ना तो आप उसी में कन्वर्ट कीजिए इसको। जब रुपया दिया है तो रुपया में करेंगे, और सिक्का दिया है तो यहाँ पे सिक्का में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रुपया दिया है मेरा तो रुपया में कन्वर्ट कर। देखिए तो 2 रुपये वाला मेरे पास में कितना सिक्का है, 1 सिक्का है। ये सिक्के का अनुपात दिया गया है और ये रुपया है। 2 रुपये वाला 1 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो बोलेंगे सर 2 रुपया होगा, प्लस करते चलेंगे। और उसके बाद 1 रुपये वाला 2 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 2 रुपये होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 50 पैसे वाला 3 सिक्का है तो कितना रुपये, 1.5 रुपया होगा, 1.5 रुपीज़ इसको बोलेंगे। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 है, मतलब 5.5, मतलब 5.5 रुपया हो गया। ठीक है, और मेरे पास में टोटल कितना रुपया दिया है, 110 रुपया। तो सिंपल क्या करेंगे कि 5.5 मतलब 5.5 का मान कितना हो गया, 110 रुपया। तो हमको एक का मान निकालना है, 110 बटा कितना 5.5। अब हमें निकालना किसका है,
तो बोलेंगे सर हमें निकालना किसका है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मैंने ये बताया था ये क्या है, सिक्के की संख्या है, सिक्के की संख्या है, ये आपका सिक्के की संख्या का अनुपात दिया गया। तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो बोलेंगे सर 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 से गुना कर दीजिए, हमारा उत्तर निकल जाएगा। देखिए 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 55 दूनी होता है कितना, 110, और गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो गया 60। तो 60 सिक्के हो गए इसका आंसर, 60 सिक्के। तो देख लीजिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिख रहा है आप सभी को, एक बार मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में कोर्स चल रहा है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री में चल रहा है। और अभी जो प्यून का भर्ती का चल रहा है, आपका जो कि क्लर्क का चल रहा है, जितने भी आप सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी आया है उन सभी के लिए चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया सवाल में, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दो नल लगा हुआ है ए और बी। ठीक है, ए टंकी को कितने देर में भरता है, 12 घंटे में। ठीक है, और बी भरता है 15 घंटे में। तो दोनों को खोल दिया गया है। देखिए इसे बनाने का ना बहुत बहुत सारा तरीका है, मैंने आपको, यदि आप पुराना वीडियो देखें तो उसमें पता चल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे सिंपल में आप आंसर निकालना चाहेंगे तो आंसर तुरंत निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि दोनों मिल के करते हैं ना, यदि टंकी दोनों मिल के भरते हैं तो सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, यदि दोनों मिल के करे काम तो सिंपल कर दिए ए गुना बी, मतलब गुना बटा कितना, जोड़, गुना बटा जोड़, गुना बटा जोड़, ये इसे याद रखिए, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे गुना बटा जोड़। ये मैंने आपको तरीका बता चुका हूँ पहले भी। यदि हम इसको गुना करेंगे तो 12 और गुना कितना 15, और इनको जोड़ेंगे तो कितना 12 5 2 7, और ये कितना 27 हो जाएगा। तो इससे तो हमारा क्या निकलेगा पता है, इससे निकला पूरा टंकी, मतलब पूरा टंकी कितने देर में फुल हो जाएगा। देखिए अब यदि हम सॉल्व करेंगे, 3 नमा 27 और 3 चौके 12। ठीक है, और यदि कटाऊंगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 पंचे 20 बटा कितना 3, और ये 20 बटा 3 क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, जो कि पूरा टंकी भरने में इतना समय लगेगा। लेकिन हमको चाहिए कि आधा टंकी, तो आधा टंकी के लिए हमको इसे आधा करना पड़ेगा। तो अब करेंगे तो 10 बटा कितना, 10 बटा 3 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 3.1/3 घंटे लग जाएंगे, 3.1/3 घंटे लग जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से करेंगे गुना बटा जोड़ से, तो यदि आपको बेसिक समझिएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 60 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकल गया, इसकी क्षमता इफिशियंसी निकाल लीजिए, 12 पंजे 60 और 15 चौकी 60। ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे, 5 4 कितना 9। देखिए मेरे पास में कितना 60, जो कि 60 कुर्सी है, और 60 कुर्सी, और ये देखिए ये ए जो है क्या करता है, यदि समझाने का प्रक्रिया देखें, तरीका देखें, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ए जो है कि 12 कुर्सी तोड़ देता है, और मतलब 12 कुर्सी बनाता है, और बी जो है कि 4 कुर्सी बनाता है। बनाने कितने 60 कुर्सी, और दोनों मिल के बनाना है, तो कितना लगेगा, देखिए 60 बटा कितना, यदि बोलेंगे आधा कम बोला गया ना, आधा कम को, तो हमको 60 का क्या कर सकते हैं, आधा कितना होता है 30 होता है, हम लोग 30 ले सकते हैं, क्योंकि आधा कम को करना है, इसलिए आधा कम ले। मेरे पास में 60 कुर्सी बनाना था, लेकिन आधा कम सवाल में बोला गया, तो आधा कम 30 हो गया। अब दोनों मिलकर करवा लीजिए, 5 4 9, तो 9 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 दही 30। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे 3.1/3, इतने घंटे में जो कि सॉल्व, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टंकी इतने घंटे में फुल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए दोनों तरीका आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये क्या है, किसे चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ गया है, आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन। चलिए आप इसे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखिए सवाल में कहा गया है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाता है, तो मूल धनराशि कितनी है। प्यारे दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हमें जो दिया गया उसका नोट करते हैं, उसको नोट करते हैं। धनराशि बोला गया है, एक निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि हमें पता नहीं है,
लेकिन हम क्या बोला गया 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट का मान कितना दे दिया गया 20%, ठीक है 20% दिया गया है, वार्षिक है ये, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, और टाइम कितना दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया था 2 ईयर। उसके बाद कहा गया है कि वर्ष में 200 मतलब 7200 रुपये हो जाता है, मतलब हो जाता है, देखिए हो जाता है का मतलब ये हो जाता है, ये अमाउंट है यानी कि क्या है मिश्रधन है, डायरेक्ट हमारा क्या देगा मिश्रधन है, मतलब कोई भी धनराशि होगी प्रिंसिपल वो पता नहीं है, हमें निकालना है वो क्या है, ठीक है प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है तो हम नीचे लिखते हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है तो मैं प्रिंसिपल को नीचे लिख देता हूँ, कौन सी धनराशि वही निकालना है, जो कि अब बोला गया है कि रेट जो कि 20% है और 2 वर्ष में ये कितना हो जाता है, अमाउंट इसका मिश्रधन कितना हो जाता है 7200 रुपये हो जाता है, तो हमें निकालना है वो धनराशि कितनी थी, ये मूलधन कितना था इसका। तो प्यारे दोस्तों इस तरह का सवाल के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टोटल रेट निकालते हैं, हम लोग जो है कि परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जो कि टोटल परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो टोटल परसेंटेज का आप सभी को यदि फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 2 ईयर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 2 ईयर का, 2 ईयर का, 2 ईयर के लिए क्या करेंगे 2r.r², ठीक है 2r.r²। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं अभी इसका जो कि बेसिक पढ़ाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज जब स्टार्ट करूँगा तो ये भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जितना रेट है उसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, तो लास्ट से 2 अंक को लेना है, तो लास्ट से 2 अंक को क्या ले लेंगे 0 0 ले लिए, अब बच गया कितना 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको दुगुना करेंगे, रेट को दुगुना करेंगे, तो 20 दूनी 40 और 4 जो बचा था इसमें जोड़ देंगे, 40 और 4 कितना 44, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखिए मेरा रेट कितना आ गया 44%, मतलब रेट टोटल रेट कितना आ गया 44% आ गया, ठीक है टोटल रेट परसेंट आ गया, 2 वर्ष का टोटल रेट परसेंट आ गया कितना 44%, ठीक है। इस तरह से हमको इनको बोल सकते हैं, इनको बोलेंगे हम लोग CI परसेंटेज बोलेंगे, CI क्या बोलेंगे परसेंट बोलेंगे इनको, CI परसेंट कितना आ गया 44% आ गया, ये टोटल 2 वर्ष का है CI परसेंट। और यदि मूलधन रहता है इसमें लगा के हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो निकला 2 वर्ष का सिर्फ CI परसेंट, हमें यहाँ पे दिया क्या है अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है। तो आप सभी जानते हैं जो अमाउंट होता है मतलब प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल हमेशा जो कितना परसेंट होता है 100% होता है, ठीक है। और ये हमारा जो कि ये CI होता है, ये सेम CI को जोड़ देते हैं, मतलब प्रिंसिपल में जोड़ने के बाद करेंगे तो ये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। इसी तरीके से CI परसेंट को जैसे ही हम 100% में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है ये क्या बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा। तो हमें इसको मिश्रधन बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे 44% है और यहाँ पे कितना है बताइए तो 72, तो ये हो जाएगा 144% बराबर हो जाएगा 7200 रुपये, ठीक है। हम इसे ऐसे कर लेंगे 144% बराबर 7200 रुपये। निकालना क्या है मूलधन, अभी तुरंत मैंने बताया मूलधन कितना परसेंट पर निकलता है 100% पर, बस 100% का मान निकालेंगे आंसर निकल जाएगा। तो 7200 अब बटे कितना 144 और गुना कितना 100 कर देंगे, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 72 से काटेंगे 72 दूनी कितना होता है 144 होता है, और 2 से काटेंगे यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा, देखिए 2 से काटने कितने 50 बार में। अब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कितना निकल जाएगा 5000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5000 रुपया इसका क्या है मूलधन है, ठीक है 5000 रुपया क्या है इसका मूलधन है, ठीक है। ये समझ आ गया सभी को। यदि देखिए आपको ये फॉर्मूला यदि आपको समझ नहीं आया ना तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए ये क्या होता है x + y, अब प्लस होता है x × y बटे 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं परसेंटेज रेट वाला। तो देखिए x का मान 20 और y का भी मान 20 और प्लस 20 गुना 20 अब बटे 100, ऐसे भी कर सकते हैं। यदि 0000 कट गया, अब 20 20 40 और 2 दूनी 4 44, तो 44% यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साल का जो कि CI परसेंट निकल के आ जाएगा 2 साल का, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत ही आसान मेथड है, आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ बेसिक को समझाते हुए चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो और देखिए, यदि और भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पुराना वाला वीडियो मेरा जाकर देख लीजिए, या फिर आप वेट कर सकते हैं, मैं जो कि अभी नया चैप्टर फिर से जो कि बताने वाला हूँ उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज से ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज से ही है, तो आप इससे सॉल्व करिए। देखिए क्या इसका आंसर आएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्यारे दोस्तों क्लास को आप सभी शेयर करते रहेंगे। देखिए ये आप जो क्लास जो देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप सभी मेहनत को समझिए और क्लास को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। सवाल बोला गया है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सेम टू सेम वही सवाल आ गया, देखिए वही सवाल सेम टू सेम चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो रेट कितना दिया गया है आपको 5% इसमें दे दिया गया है, ठीक है। और बोला गया 2 वर्ष में टाइम कितना दे दिया गया है 2 ईयर दे दिया गया है। और उसके बाद बोला गया है कि मतलब 2 वर्ष के बाद कितना प्राप्त हो जाता है, मतलब अमाउंट ए, ठीक है
अमाउंट कितना प्राप्त हो गया है बताइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 441 रुपये, 441 रुपये अमाउंट हो गया, मतलब मिश्रधन बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, तो हमें मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, क्या होगा। तो मैंने अभी तुरंत बताया था प्रिंसिपल हमेशा 100% पे निकलता है, और ये हमारा कितना दिया गया है, मतलब 100% प्लस जो है कि CI%, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगी ये होगा 100% अब प्लस जो CI% निकालेंगे उसके बराबर हो जाएगा ये दोनों। तो हम लोग जो है सबसे पहले रेट परसेंट CI% निकाल लेते हैं। मैंने अभी तुरंत बताया था 2r.r², तो रेट का स्क्वायर करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 25, अब पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद, और उसके बाद 5 दूनी कितना 10, तो हमारा ये आ गया 10.25% आ गया, बस 10.25% आ गया। इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, जैसे ही 10.25% जोड़ेंगे ये हो जाएगा 441 के बराबर। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे कि लिखेंगे कि 110.25% अब बराबर हो जाएगा 441, तो बस 100% का मान निकाल लीजिए और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा 441 बटा कितना 110.25 और गुना कितना 100। इनको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। देखिए 00 के लिए ये मैंने यहाँ पे 100 लगा दिया, अब कटा सकते हैं। देखिए 25 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार कट जाए, 25 चौक 100 कट गया, ठीक है। फिर से काटेंगे 25 चौक 100, 25 से कम 25, अब 25 से काटेंगे 25 चौक 100, और देखिए ये दोनों सेम सेम कट गया, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 400। तो 400 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 400, ठीक है। समझ आ गया सभी को, बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था उस प्रकार से भी रेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसमें क्या होगा 5 + 5 गुने 5 बटा कितना 100, यदि इसको सॉल्व करें 5 5 10 हो गया, अब प्लस 25 अब बटा 100 करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा 100 + 0.25, इसको जोड़ेंगे तो सॉरी 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे ना 10 हो जाएगा, तो 10 अब पॉइंट कितना हो जाएगा 25 बन जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे जो है कि अपना सकते हैं। ये 2 साल के लिए स्पेशल है, आगे यदि क्वेश्चन आएगा मैं 3 साल का ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, और अगला क्वेश्चन किससे है, आयु से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या होता है ना, आपका हर चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, और मैं बेसिक भी बताते हुए चलता हूँ, पूरा बेसिक भी बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपका हर चीज़ पूरा कंसेप्ट जो है कि क्लियर करता चलूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट भी साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ। यदि आप इस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि हर चैप्टर को डेली रिवीजन कर रहे हैं, यही समझ लीजिए, हर चैप्टर को डेली टच कर रहे हैं। जिससे आपका कंसेप्ट क्या होगा ना, दिमाग में हमेशा जो कि बना हुआ रहेगा, और आप जो है कि हर चैप्टर को डेली यदि आप पढ़ते हैं तो फिर आप उसे भूलिएगा नहीं, कंसेप्ट दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए इसलिए प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल क्या कहता है, डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, उसके बाद बोला गया और 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, नीतू की वर्तमान उम्र क्या है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, क्या क्या लिखा हुआ, डालिया, डालिया और क्या है नीतू, है ना, नीतू। तो 2 नाम है मेरे पास में, डालिया और नीतू। अब बोला गया, सबसे पहले बोला गया है कि डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, मतलब डालिया जो है नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, मतलब दोनों के बीच में 20 वर्ष का अंतर चल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, अंतर दोनों में कितने का है 20 वर्ष का। यदि ये बड़ी है नीतू से, डालिया बड़ी है नीतू से 20 वर्ष का, इसका मतलब दोनों में कितने का अंतर चल रहा है, 20 वर्ष का अंतर चल रहा है। और मैंने आपको ये ट्रिक बताया था पिछले क्लासेस में, अभी आज ही खत्म हुआ है, पूरा मैंने खत्म किया है एज का। यदि आप उसमें देखेंगे तो मैंने आपको ये ट्रिक, आपको तरीका बताया है कि अंतर हमेशा समान होता है, चाहे 10 वर्ष पहले हो चाहे 10 वर्ष के बाद हो। यदि अभी अंतर 20 वर्ष का है तो हमेशा अंतर 20 वर्ष का ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि 2 साल में उनकी उम्र, नीतू की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। देखिए डालिया की उम्र नीतू से दोगुना हो जाएगा, इसका 1 दूसरा कितना 2, लेकिन ये कब होगा, ये होगा 2 साल के बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद होगा ये, ठीक है, ये प्रक्रिया। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, अंतर तो हमेशा समान होता है, 2 साल के बाद जाए 2 साल पहले जाए, कोई दिक्कत नहीं, अंतर तो वही रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कितने का अंतर है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का 20 का अंतर है, तो 1 कलम का दाम 20 रुपया हो गया। अब आप जिसका आंसर पूछेंगे उसी का निकल जाएगा। तो बताइए किसका आंसर चाहिए, तो बोलेंगे नीतू का वर्तमान उम्र क्या है। तो नीतू के पास में कितना कलम है, देखिए नीतू के पास में 1 कलम है, तो 1 कलम का दाम कितना है 20 निकला हुआ है पहले से, मतलब 20 वर्ष हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा आंसर आया ना, ये कब का अनुपात है, 2 साल बाद, मतलब 2 साल के बाद 20 वर्ष होगा,
2 साल के बाद कितना होगा 20 वर्ष, लेकिन अभी कितना होगा तो 2 साल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो कितना होगा 18, तो 18 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन जाकर देखते हैं, ऑप्शन में 20 वर्ष भी है 18 वर्ष भी है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे ही निकला 20 वर्ष आंसर लगा के चल देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको लेकिन ध्यान से आपको पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तब जाकर के सही आंसर निकलेगा। आंसर क्या हो गया 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये टाइम एंड डिस्टेंस से आ गया। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्यारे दोस्तों, पिछले बार मैंने जो कि थोड़ा फास्ट बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि फास्ट बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा यदि टाइम ले लें, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे करके अच्छे से समझाते हुए चलें, तो एक सवाल आपका जो कि बहुत सारे सवालों का कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और बहुत सारे सवालों का आप जो कि सॉल्व कर पाएंगे इसी कंसेप्ट के जरिए। और मैं इसमें बेसिक भी बताते हुए चल रहा हूँ, दोनों साथ में चल रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है देखिए, कि ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है, ए से बी तक कोई कार है, वो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इधर से आ रहा है, बी से ए पर जब आ रहा है, ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, मतलब बी से कहाँ आया, फिर से ए पर, तो 40 की रफ्तार से आ गया। तो कार की औसत चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि एक ही डिस्टेंस को वो एक बार गया और फिर दूसरी बार वापस आया, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है कि इसके लिए यदि हमको औसत चाल निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2xy और बटे क्या होता है x+y। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 2v1 इंटू v2 बटे v1+v2, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ x का मान, ये हो गया y का मान, बस लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने x का मान 60 और y का मान 40, अब बटे 60 40 कितना 100 जोड़ दिए, तो 0 0 तो कट ही गया। अब गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, अब बढ़ चौके 48, तो आंसर क्या हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आ गया मेंसुरेशन से, तो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए क्या है इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्या बोला गया है, कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जब एक पहिया घूमता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब देख लीजिए, ध्यान समझिएगा, यदि एक पहिया है, ये कार का क्या है, पहिया है। यदि एक पहिया जब घूमेगा, और पहिया क्या होता है, गोलाकार होता है, तो मतलब क्या है कि एक पहिया जब घूमता है, यहाँ से घूमता है, फिर से दोबारा यहीं पर पहुँचेगा, तो ये कितनी दूरी है तय करे, पहले निकालना है। तो इस दूरी को, इस एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि। मतलब क्या है, जितना इसका परिधि होगा उतना ही जो है कि ये एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में जो दूरी होगा वो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, या फिर क्या होता है, πd होता है। मतलब d का मतलब व्यास, r का मतलब त्रिज्या, बस ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब हमें सवाल में दिया गया है पहिए का व्यास, तो इस पहिए का जो व्यास दिया गया है, d का मान कितना दे दिया गया, देख लीजिए, d का मान कितना दिया गया है, 56 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, यदि हमको छोटा वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब हमें बड़े वाले वैल्यू को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिससे हमारा आंसर अच्छे से निकल पाए। अब क्या बोला गया है कि 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान, मतलब मेरे पास में टोटल दूरी कितनी है, दूरी निकालना है, कुल दूरी यहाँ पे दिया गया है, तो कुल जिसको हमें तय करना है, कुल दूरी कितना है, दूरी थी 88 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में पहले, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, देखिए 88 किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलना चाहेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से गुना करना पड़ेगा। मतलब कुल दूरी इतना निकल के आ गया मेरा, ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, इतना दूरी हो गया। अब देखिए हमें कुल दूरी पता चल गया, इतना होता है, और एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होता है, πd के बराबर, मतलब इसकी परिधि के बराबर। तो
परिधि तो हमारा जो कि दिया निकाल लेंगे। देखिए जब व्यास दिया है तो हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ये निकल जाएगा मेरा, देखिए परिधि। तो परिधि का मान क्या होता है, पाई डी, मतलब एक चक्कर में तय गई दूरी। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और गुने डी का मान कितना है 56। तो 56 लिख दिया। क्या दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो गया एक चक्कर में तय दूरी, और ये हो गया कुल दूरी। तो हमें निकालना है कि मतलब कुल कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो बराबर क्या होगा, कुल दूरी, ये आप याद रखें, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी या फिर तय की गई दूरी बोल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए कुल दूरी कितना है, यही वाला तो कुल दूरी है। हम जो कि साइड में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएँ। तो टोटल दूरी तो यही है हमारा 88, गुना कितना 1000, गुना कितना 100, और बटे एक चक्कर में कितना दूरी तय करते हैं, ये वाला एक चक्कर में परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करते हैं। ये करते हैं 22, अब बटा 7। देखिए 7 को हम लोग ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है, यहीं रहने दिए कोई दिक्कत। 7 गुना यहाँ पे कितना 56 है। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 से कट गया, और 8 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया, और 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50,000। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, हमें जो कि कुल चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 50,000, मतलब कुल हमें 50,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना मैंने ग्रुप डी का लिया है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको सभी को ये क्वेश्चन लिया कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। और मैंने आपको बताया था कि मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जो हर एग्जाम में जो आ रहे हैं पूछे जा रहे हैं उस तरह का मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके ग्रुप डी को क्वेश्चन है, ये कब का है 2018 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया 50,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 20 का क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि इसी से है, ये मेंसुरेशन से ही। आप इसे जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक सेकेंड, ये हो गया आपका, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्यारे दोस्तों देखिए मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जैसा कि मैं आपको हर मतलब लास्ट में जो कि क्वेश्चन देता हूं, और इसे मतलब आप ये अभी तो मैंने सॉल्व किया भी नहीं है पिछले वाले का, तो मैं अगले क्लास में जो कि सॉल्व करके बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि क्या दिया गया 22 सेंटीमीटर। परिधि यानी कि मतलब 2πr का मान कितना दे दिया गया 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे बता ही देता हूँ। तो जब 2πr का मान दिया गया है, इससे हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकालने का कैसे, ध्यान दीजिए, ये 22 सेंटीमीटर है ना, ठीक है 22 सेंटीमीटर है, 2 से 2 कट गया, ये 11 बार में। और यदि हम और एक बार इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए मैं आपको ना यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। 22/7, पहले पूरा ही लिख देता हूँ, 2πr 2 गुने 22/7 इंटू r बराबर 22 लिख देता हूँ। इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे आप भूल जाइए, ठीक है। और यहाँ पे 2πr का मान दिया गया था कितना 22 दिया गया था, बस ये मैंने लिख दिया। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे 22 तो कट ही गया, और यहाँ यदि आप देखेंगे तो r बराबर कितना निकल जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा, है ना, ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा कितना, और 2 नीचे भाग ले जाएगा। मतलब त्रिज्या का मान हमारा निकल के आ गया 7/2, ठीक है। त्रिज्या का मान कितना निकल के आ गया 7/2। बस अब ध्यान में देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा ही होता है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2πr²। बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। 1/2 गुने पाई का मान कितना है 22/7, 22/7, और गुने r का मान कितना है 7/2। तो मतलब ये 7/2 और गुने 7/2, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब सॉल्व करिए, 1 7 तो कट गया, और 1 2 से 11 बार में कट गया। अब तो कटने वाला है नहीं, आप इसे सॉल्व कर लिए। तो गुना करेंगे अगर 77 बटा कितना आ गया 4, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कितना बनता है, 4 एकम 4, अब बचा 3, 4 नंबर 36, मतलब 19 पॉइंट से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 19.25, ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर
ये इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आप सभी को क्लास समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पूरा समझ आया होगा। यदि आपको देखिए और भी डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे पुराने वीडियो पर जा सकते हैं या फिर हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं और हमारे जो कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम का आप जो है कि @बिहार मैथमेटिक्स नाम से सर्च करेंगे, बिहार मैथमेटिक्स पूरा लिखिएगा, बिहार मैथमेटिक्स सही से लिखिएगा, तो आपका ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यहाँ से आप जो कि ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से हमारे टेस्ट का जो कि आप जो कि PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा प्यारे दोस्तों आप में कमेंट करके बताइएगा। कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना ये भी ज़रूर बताइए कमेंट में, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।